रिजर्वेशन या आरक्षण क्या है और किस आधार पर दिया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1971 में 31 में पहली बार जो है जातीय जनगणना की गई थी कि किस जात के किस प्रांत के कितने लोग हैं। उसके बाद में जो है संविधान के अंदर जिस तरीके से जो लागू किया गया कानूनन तौर पर, वो 1932 में इसे लागू किया गया। उसके बाद में कई सारी सरकारें बदली, कई अलग अलग शासन आए और कभी भाजपा रही, कभी शिवसेना, कभी कांग्रेस रही सत्ता में, कभी कई अन्य पार्टियों ने जो है राज किया, मगर जातीय समस्याएं जो है वो अब जस के तस बनी रही। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जनगणना क्यों की जाती है और आरक्षण क्यों दिया जाता है कि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। जो उच्च स्तर के लोग होते हैं उन्हें निचले स्तर के लोगों को उनकी बराबरी में लाने के लिए ये जो है आरक्षण दिया जाता है। इस समय हमारे साथ में जो है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मेरे साथ में है। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का मामला जो है महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, निज़ामुद्दीन सर ये बताइए कि कांग्रेस इसमें अपना क्या पक्ष रखती है? नहीं, बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो आरक्षण के पक्ष में है। और दूसरी चीज़, ओबीसी के मुद्दों पर बिल्कुल साफ तौर पर जो हमारे दोनों प्रेसिडेंट, चाहे वो मुंबई के हों या महाराष्ट्र के हों, दोनों प्रेसिडेंट ने हमारी सरकार, चूंकि मिक्स सरकार है, हमारी महाविकास अघाड़ी की सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि अगर आरक्षण लागू नहीं होगा या ओबीसी का जो है लागू नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। तो कल जो है राज्य की मंत्रिमंडलीय जो बैठक हुई उसमें जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं से चर्चा करने के बाद अध्यादेश लाने की बिल्कुल तैयारी है। इससे ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस और उनके जो विचारक दल हैं, जो उनके साथी हैं, उनका दिल बिल्कुल साफ है कि कहीं धोखा देने जैसी बात नहीं है। क्योंकि आज ये जो झगड़ा है ओबीसी के इशूज़ को, इसको गड़बड़ करने का काम केंद्रीय सरकार ने शुरू किया है और राज्य में जो उनके घटक हैं वो झूठे तौर पर लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि ये आप देखिए कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक इस तरह की जो व्यवस्था है आरक्षण का या इस जो लागू करने का है, जहाँ जहाँ भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है। क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो हमेशा से इस देश में गरीब तबका जो है उसके साथ न्याय करने का काम किया है और उनको उसका फ़ायदा कैसे पहुंचेगा उस पर उन्होंने काम किया है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जब भी जाति जनगणना का जो मुद्दा था ये अंग्रेज़ों के दौर में हुआ, उसके बाद से नहीं हो पाया। तभी हो सकता है कि बहुत सारे संसाधन की कमी रही हो, लेकिन आज देश में किसी भी तरह के संसाधन की तकलीफ नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का जो दौर है, इसमें अभी आधार कार्ड बना, इस देश में कम से कम 125 से 130 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। आधार कार्ड में एक कॉलम तो है ही है जाति का। अगर जाति का कॉलम है तो केंद्र सरकार को क्या तकलीफ है? उन्हें बिल्कुल साफ साफ तौर पर देश के सामने ये बात, संसद के सामने, देश के सामने, सरकार के सामने ये रखना चाहिए कि इस देश में ओबीसी बिरादरियाँ कितनी हैं। अब आता है ओबीसी में मुसलमानों की जो बिरादरियों का मुद्दा है। हमारे यहाँ इस्लाम में कास्ट यानी बिरादरी का इशू नहीं है। हमारे यहाँ पैसे के एतबार से या जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है, जो पसमानदा है, उसको जो है ओबीसी में रखा गया है। अब जो नई नई जातियाँ जो भी निकल कर आती हैं उनको ओबीसी में डालने का काम जो कमीशन बना है वो कमीशन के थ्रू होता रहता है। तो आज ये आवश्यकता है कि केंद्र सरकार को अविलंब जितना जल्दी हो सके उसे चाहिए कि देश में जो 130-32 करोड़ की आबादी है उसमें से ओबीसी के कितने लोग हैं, कितना प्रतिशत है, उसे क्लियर करके देश के सामने रखना चाहिए। लेकिन चूंकि ये देश विरोधी सरकार है, ये समाज विरोधी सरकार है, आप देखिए कि उनके जितने निर्णय होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से ऐसी बातें बीच में डाली जाती हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दें और जो यहाँ इस देश की पूंजी है उसे तोड़ने की बात करें। तो इसके लिए वो जानते हैं कि जिस दिन
ओबीसी समाज पूरे तौर पर जागरूक हो गया और उसे सच्चाई का पता चल जाएगा और वो प्लेटफॉर्म एक जगह प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तो इनकी सरकार इमीडिएट जाएगी और आगे भी इस तरह की बदमाशी करने वालों के साथ देश में लोग नहीं खड़े होंगे। इसलिए केंद्र सरकार जानबूझकर देश के इस मसले को उलझाती है और किसी को भी ये नहीं बताती कि इस देश में कितने लोग ओबीसी में आते हैं, कौन कौन सी 100% जो बिरादरियां ओबीसी की कन्फर्म हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए भी बहुत मुश्किलें करते हैं। जब हम इस देश में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, अगर वो समाज ओबीसी में आता है, अदर बैकवर्ड कास्ट में आता है, पसमानदा है, तो उसकी ज़रूरत के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स और इतना हैरान करना इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि केंद्र सरकार को चाहिए कि तत्काल जो है इस विषय को समाप्त करे और सुप्रीम कोर्ट को भी बताए, देश की जनता को भी बताए और जितना जल्दी हो सके इनको कितना प्रतिशत इस देश में ओबीसी के लोग हैं उन्हें देना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र की सरकार, मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जनों का मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय को सरकार में और पक्ष में भी रखा और उस चीज़ को मनवा लिया। उन्होंने अध्यादेश लागू कराया, आज अध्यादेश जारी हो जाएगा। जी निज़ामुद्दीन सर, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से 2018 में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बात कही थी कि 2021 तक जो है वो जनगणना हो जाएगी, ओबीसी जनगणना हो जाएगी और उसमें पता चल जाएगा। मगर सरकार कहीं ना कहीं, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार उस मूड में तो नज़र नहीं आ रही है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि पिछले 7 वर्षों में जो केंद्र की सरकार है वहाँ उनके मंत्री सब नगण्य हैं, किसी काबिल नहीं है। वो क्या बोलते हैं कोई नहीं सुनता। उसके अलावा उनका प्रधानमंत्री क्या बोलता है वो खुद नहीं करता। जो देश के सामने कोर्ट, यहाँ तक कि वो कोर्ट के सामने भी जो बातें कहते हैं उस पर भी वो भरोसा नहीं करते। तो हम कैसे इस बात को मान लें कि राजनाथ के कह देने से ये हो जाएगा। अगर हो जाना था तो राजनाथ के मिनिस्ट्री नहीं है, वो जिसके मिनिस्ट्री में आता है वो मिनिस्टर को बात करना चाहिए। राजनाथ सिंह डिफेंस के मिनिस्टर हैं तो उन्हें डिफेंस पर बात करना चाहिए। आप में ये बदकिस्मती है इस भारत देश की कि इस सरकार में जो लोग मिनिस्ट्री में हैं जिनका सब्जेक्ट है वो छोड़कर दूसरा मंत्री बोलने आता है। पेट्रोलियम के इशू पर रेल मंत्री बोलने आता है, रेलवे के विषय पर कृषि मंत्री बोलने आता है। तो ये एक विडंबना है कि ऐसी सरकार है जो बेअंकुश चल रही है। उसका जो मुखिया है वो खुद झूठ बोलता है, उसके मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है और आज नहीं लागू हुआ तो उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में जितने वादे सरकार ने किए थे कुछ भी नहीं पूरा किए। सर मैं अगर मराठा आरक्षण की बात करूं, मराठा आरक्षण पे जो मुद्दे पर विपक्ष जो है चौतरफा सरकार को घेरे हुए हैं। एक युवक ने आत्महत्या कर ली, उस मुद्दे को उठा लिया गया। मराठा आरक्षण को लेकर विरोधियों का आरोप है कि सरकार जो है सक्षम नहीं है और सरकार जो है सही निर्णय नहीं ले पा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि एक जन के आत्महत्या कर लेने से कोई कानून बनेगा या क्या होगा। आपने देखा होगा कि जब मंडल कमीशन बना था उस टाइम जितने बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ, सैकड़ों लोग मरे, सब हुआ, लेकिन जो रियलिटी थी ग्राउंड की वो होना पड़ा और एक दिन मंडल कमीशन लागू हो गया और सारी चीज़ें हो गई। रही महाराष्ट्र की बात, मराठा आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए और जो सरकार है वो बहुत सक्षम है। लेकिन आप पिछले घटनाक्रम को देखिए कि किस तरह से बदमाशी केंद्र सरकार और फडणवीस जो यहाँ पहले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने किस तरह, पहले उन्होंने बोला कि हम मराठों का आरक्षण देंगे, फिर बाद में उन्होंने जिस तरह की चीज़ें लाई और जो हालात पैदा किए उससे गड़बड़ पैदा हुआ। लेकिन कांग्रेस आज भी एक पक्ष के तौर पर पूरी ताकत के साथ, हमारे जो मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक चौहान जी और दूसरे लोगों के नेतृत्व में पक्ष का पूरी ताकत के साथ इस चीज़ के लिए कोशिश हो रही है कि सरकार किसी तरीके से इस चीज़ को लागू करे कि जो आरक्षण मराठों को मिलना है वो ज़रूर मिले। क्योंकि उससे एक दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि मराठों के आरक्षण मिलने के बाद इस राज्य में मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण जो है वो आसानी से मिल सकेगा, क्योंकि मुसलमानों के आरक्षण को भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। भले वो एजुकेशन में ही एक्सेप्ट किया लेकिन एक्सेप्ट तो हुआ। तो ये कहना कि सरकार गल नहीं करना चाहती, बिल्कुल सरकार की नीयत साफ़ है और सरकार पूरे प्रयास कर रही है। सरकार ने अपने मिनिस्टर के साथ यहाँ के सीनियर काउंसिल्स को भी सुप्रीम कोर्ट भेजा, जो जो संभव है वो सब कर रहे हैं। जी सर, आपने मुस्लिमों की बात की। जो केंद्र की जो लिस्ट है ओबीसी की, उसके अंदर
32 जातियां मुस्लिमों की ऐसी है जो कि ओबीसी में आती है, निचले वर्ग में आती है। मगर सर कहीं ना कहीं किसी भी प्रांत में या किसी भी राज्य में ऐसा नहीं नज़र आता है कि कोई मुस्लिमों के मुद्दे को लेके, उनके रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर कोई पार्टी या पक्ष आगे बढ़ता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अभी आपको एक बात और क्लियर कर दूं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारी बिरादरियां ओबीसी में पहले से हैं, तो आप ये देखिए कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन पहले का है 27% कोटे का, उसमें से किसी भी मुसलमान के साथ या उस तरह के रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसी के साथ छेड़छाड़ करने की बीजेपी सरकार की कोशिश है, जो दूसरे जगहों पर गड़बड़ कर रही है। तो ये चीज़ें जो है, सभी राजनीतिक दल जिनकी जवाबदारी है, जो राजनीति में है, जिनको सामाजिक काम करना है, उनकी मंशा होती है कि वो काम करें। लेकिन कांग्रेस तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है और उनका स्टैंड है कि हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। जब ही स्टेट में हमारी सरकार थी, इससे पहले फुल फ्लेज जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, वही टाइम हाउस से पास करके ला के और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में भी जिन लोगों ने चैलेंज किया उन्होंने भी मुंह के खाए और उसमें भी जो है हमको रिजर्वेशन मिला। अब उसके तुरंत बाद जो है बीजेपी की सरकार आ गई। राज्य में दूसरी सरकार बनने से नुकसान ये हुआ कि हाउस में जिस दिन ये बिल आया था पास करने के दौरान, अगर बीजेपी सरकार ईमानदार होती तो उसी दिन हाउस में पास कर देती, तो वो कानून में तब्दील हो गया होता, तो आज ये सारी नौबत नहीं आती और इस राज्य के मुसलमानों को आरक्षण मिल गया होता। लेकिन हमारे महाविकास अघाड़ी ने पहले दिन से ही तीनों घटक दल, चाहे वो सेना के हों, एनसीपी के हों, कांग्रेस के हों, इस मामले में एकदम साफ और क्लियर कट उनका है कि मुसलमानों को आरक्षण देना है और उसके लिए प्रयास जारी है। जी सर, मैं आरक्षण से पलटकर राजनीतिक माहौल के पीछे आता हूँ। कई समय से किरीट सोमैया जो है आए दिन मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं, किसी मंत्री का नाम ले लेते हैं, किसी पे भी आरोप लगा लेते हैं। सर आपको क्या लग रहा है, ये राजनीतिक द्वेष चल रहा है या इसमें किसी किस्म की सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये आप राजनीति में हैं, आरोप लगाना बहुत आसान काम है। आप जब सामाजिक जीवन जीते हैं तो वहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके लिए आप बैठे हैं, कौन है, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। बहुत बार ऐसी होती है कि भाई हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो किसी ऐसे आदमी को ला के आपके साथ बैठा है जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, उसको जानकारी है, उसने नहीं बताया। तो ये तो किरीट सोमैया के बारे में पूरा राज्य जानता है कि जिस तरह से वो दलाली का काम शुरू कर रखा है, जिस तरह से उनके लोग ये सब मैनेज करते हैं और बदनाम करने, क्योंकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो दूसरे साधन हैं वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं वो देखने जैसा है। आज जिन जिन लोगों का नाम जैसे आ रहा है, वो इस तरह के कार्रवाई कभी भी बीजेपी ने अपने राज्य में किया क्या? कांग्रेस के इतिहास में, सेंट्रल में, स्टेट में जब भी कोई इस तरह का आरोप या सत्यता आई है, तत्काल कार्रवाई हुई है। आदमी को मंत्री पद से जाना पड़ा, मुख्यमंत्री के पद से जाना पड़ा, केंद्रीय मंत्री के पद से जाना पड़ा। लेकिन इन 7 वर्षों में बीजेपी जिस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से आज तक किसी पर कार्रवाई हुई क्या? देश तो आज ये साफ साफ कहता है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, आप डाकू हैं, लूट मार करते हैं, आप बीजेपी में चले जाइए, आपको क्लीन सर्टिफिकेट मिल जाती है और आप चुनाव लड़ जाइए, मंत्री बन जाइए। और जहाँ तक किरीट सोमैया का सवाल है, आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना और बीजेपी साथ में इलेक्शन लड़े थे। शिवसेना की उनकी व्यक्तिगत झगड़े में किरीट सोमैया का टिकट उद्धव ठाकरे के कहने पर कटा। उस बात का बदला लेने के लिए वो लगातार जो है हमारे सरकार के इस घटक के ऊपर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। लोग किरीट सोमैया को सीरियस नहीं लेते। 3 दिन पहले आपने देखा कि कोर्ट ने भी उनको बुरी तरीके से फटकारा है। अभी वो जिस केस के लिए वो बहस कर रहे हैं उसमें मानहानि का दावा मंत्री महोदय ने शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये आदमी जो है रोड पर पागलों की तरह घूमेगा और हर किसी को इसी तरह की बातें करता रहेगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बारे में। कांग्रेस ने अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। किस तरीके की ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस की तैयारियां चल रही है चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस एक बड़ा दल है और ये अलग बात है कि पिछले काफ़ी वर्षों से महानगर पालिका में हम बड़े लीडर तो हैं, बड़े ग्रुप के साथ रहे हैं। हालात कभी बनते हैं, बिगड़ते हैं, हम और एनसीपी हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे दोनों नेतृत्व ने जो परिवर्तन दिया, महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और मुंबई अध्यक्ष को, ये दोनों बहुत ही सक्षम नेतृत्व है मुंबई के लिए और राज्य के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अध्यक्ष बनने के दिन से ही आज तक मुंबई शहर का कोई ऐसा इलाका बचा नहीं है जहां कांग्रेस अपने कार्यक्रमों को नहीं कर रही हो।
बड़े पैमाने पर कार्यक्रम जारी हैं। जो हमारे नगर सेवक हैं या जो आमदार हैं या पूर्व आमदार हैं या मंत्री हैं, पूरे तौर पर कॉरपोरेशन के लिए लगे हुए हैं और हर जगह कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है एक विशाल पार्टी है और हमारा मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद कांग्रेस का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और सोनिया जी और जिन तरह से कांग्रेस को आगे लाए, तो उसमें हम सामाजिक सद्भाव जो है, देश की जो का संविधान है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के हम चुनाव में जाते हैं। ये सिर्फ हम इसलिए नहीं जाते कि हमें सिर्फ सत्ता चाहिए। अगर कांग्रेस को सत्ता चाहिए होती तो आपने देखा कि हमारी अध्यक्षा जो हैं वो प्रधानमंत्री जैसे पद को उन्होंने ठुकराया, दुनिया में अकेला मिसाल था। तो इसके लिए हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी मुंबई पर, महाराष्ट्र पर पूरी नज़र रखता है और अभी तो चुनाव को टाइम है, लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस अपने दमखम पर अकेले चुनाव लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे निज़ामुद्दीन रायन जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पक्ष के। और जैसे मेरा सवाल था ओबीसी को लेकर, जैसे मैंने कहा कि 2018 में उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी कि 2021 में जनगणना की जाएगी ओबीसी की, मगर वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। जैसे कि जुमला सरकार कहा जाता है, उसी तरीके से कई सारे जुमलेबाजियां सामने आई। मगर हालात पे अगर नज़र डालें, ज़मीनी स्तर पर ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी परिस्थिति जो आज़ादी के समय थी, आज भी बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। मैं अगर बात करूं केंद्र में बैठी सरकारों की, तो केंद्र में कई सरकारें आई और गई और हर बार जनगणना की बात हुई कि जनगणना के आधार पर ये निर्णय लिया जाए कि किस जाति को कितने हद तक जो है आरक्षण मिलना चाहिए, मगर वो कहीं ना कहीं आज तक नहीं किया गया, जिसके आधार पर सही आंकड़े जो है जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कौन किस चीज़ का हकदार है। मेरा सवाल था किरीट सोमैया को लेके, उनका साफ कहना था कि वो आदमी जो है बौखलाहट के चलते और सूचना के विरोध के चलते इस तरीके का आरोप जो है सूचना पक्ष पर या अन्य पक्ष पर लगा रहा है। मेरा सवाल था महानगर पालिका के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर हर क्षेत्र में हम तैयार है चुनाव को लेकर और हर इलाके में हमने जो है अपने पाए मजबूत कर रखे हैं आने वाले चुनाव के मद्देनज़र, और जो हमारे बड़े नेता है उनका जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।